मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज कालवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंह भाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे बॉटनी और पेपर जो था वो था थर्ड एल्गी लाइकेन ब्रायोफाइटा की। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसकी स्टडी करने जा रहे हैं, वो स्टडी करेंगे हम ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइटा आपको पता है कि उभयचर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको नमी, जल वगैरह आदि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ब्राउन साइंटिस्ट ने ब्रायोफाइटा शब्द की उत्पत्ति की थी या ब्रायोफाइटा शब्द दिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है देखिए स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रायोफाइटा अगर यूनिट की बात की जाए तो यूनिट फोर्थ है। इसमें ब्रायोफाइटा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इस ब्रायोफाइटा में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केंसिया। मार्केंसिया के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंसिया के बारे में हम पढ़ेंगे। मार्केंसिया, देखिए मार्केंसिया के बारे में अगर हम बात करें तो सिस्टमेटिक पोजीशन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं इसकी, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें सबसे पहले आता है इसका डिवीजन। डिवीजन से मतलब होता है प्रभाव। आपको पता है डिवीजन इसका ब्रायोफाइटा है। दूसरी बात करें हम क्लास की, क्लास जो है इसकी हिपेटिकॉप्सिडा है। कॉप्सिडा, ठीक है, क्लास हो गई है। इसके बाद में बात करें ऑर्डर की। ऑर्डर जो होता है इसका मार्केंसिएलिस। इसी प्रकार फैमिली की बात करें, फैमिली की अगर चर्चा की जाए तो फैमिली है मार्केंसिएसी। और इसके बाद में हम चर्चा करें जीनस वंश की अगर बात की जाए तो मार्केंसी। ये इसका क्लासिफिकेशन है, यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ मार्केंसिया। तो ब्रायोफाइट क्लास हिपेटिकॉप्सिडा, मार्केंसिएलिस, मार्केंसिएसी और मार्केंसिया जीनस, ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट, यानी कि आवास या स्वभाव, ये कहाँ पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो डिस्ट्रीब्यूशन या आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट। देखिए सबसे पहले बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, इसका वितरण एवं आवास की बात करें। हैबिटेट से मतलब होता है आवास और डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब होता है वितरण, कहाँ पाया जाता है ये। तो देखो सबसे पहले बात करें हम, ये है
नदी नालों, नदी नालों, नम मृदा, नम चट्टानें, नम मृदा, नम चट्टानों, दलदल, दलदली जो है दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह नदी नालों, नम मृदा, चट्टानें, रॉक्स वगैरह है, दलदली क्षेत्र वगैरह है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर यह समूह में उगते हैं और अधो स्तर पर ये हरित खंडों में दिखाई देते हैं, ये आपको जानना है क्या है। समूह में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में होते हैं ये, ठीक है। और ग्रीन फ्रेगमेंट्स यानी कि हरित खंडों में ये दिखाई देते हैं, समूह में उगते हैं ये। अगर जातियों की बात की जाए, स्पीशीज, अगर जातियों की बात की जाए तो मार्टेंसिया, पोलीमार्फा, यह आपको ध्यान रखना है। मार्टेंसिया, पोलीमार्फा, पामेटा, मार्टेंसिया इंडिका, इंडियन स्पीशीज, मार्टेंसिया इंडिका इंडियन स्पीशीज है, ध्यान रखना। सिमलाना, शिमला स्पीशीज, ये पर्टिकुलर जो है स्पीशीज है तो मार्केंसिया, पोलीमार्फा, पामेटा, इंडिका इंडियन स्पीशीज और सिमलाना, ठीक है। तो ये आपको जानना है, ये पर्टिकुलर मार्केंसिया की जातियां होती हैं। अब हम बात करें मार्केंसिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दो हम कह सकते हैं स्टेज होती है, एक तो गेमेटोफाइटिक और एक स्पोरोफाइटिक। तो गेमेटोफाइट्स जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होता है तो वो गेमेटोफाइटिक स्टेज होती है, यानी कि एज ए हम ये कह सकते हैं कि हैप्लॉइड कंडीशन भी इसमें आएगी, अगुणित अवस्था इसमें आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों प्रकार की प्रावस्थाएं इसके जीवन चक्र में आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आज जो टॉपिक है, मेन इंपोर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है ब्रायोफाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केंसिया। और मार्केंसिया से रिलेटेड आपने जो है क्लासिफिकेशन, इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट वगैरह, इसमें आपको ये चीज़ें कोई स्पीशीज पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे हम पॉइंट पे चलते हैं, गेमेटोफाइट स्टेज या फेज बता सकते हो आप। गेमेटोफाइट फेज या मैं आपको दोबारा बता दूं, मार्केंसिया के जीवन चक्र में दो स्टेज, दो प्रावस्था मुख्य रूप से चलती है और वो दो प्रावस्थाएं हैं, एक तो गेमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। तो यहाँ सबसे पहले हम गेमेटोफाइट स्टेज के बारे में या गेमेटोफाइट फेज के बारे में या युग्मोद्भिद प्रावस्था इसे बोलते हैं, तो युग्मोद्भिद प्रावस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर बात की जाए उसके बारे में पढ़ें। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बाह्य संरचना से, बाह्य रचना संरचना एक ही बात है, तो बाह्य रचना देखते हैं। देखो सबसे पहले मार्केंसिया का जो थैलस होता है, मार्केंसिया का थैलस
शान, चपटा, उधर इसमें स्पोरोफाइट होते हैं, ठीक कोई बात नहीं। आगे बात करें हम पृष्ठाधारी, चपटा, प्लेटेड, द्विभाजी, दो शाखाओं में बटा हुआ, पृष्ठाधारी द्विभाजी शाखी, पृष्ठाधारी डोर्सल सेट, पृष्ठाधारी, ठीक है, होता है। अगर थैलस की बात की जाए, अभी डायग्राम में देख लेते हैं मार्किंग से। अगर थैलस श्यान उधर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, क्योंकि स्पोरोफाइट्स होते हैं इसमें, चपटा, द्विभाजी और पृष्ठाधारी होता है, ठीक है। थैलस की प्रत्येक शाखा, थैलस की प्रत्येक शाखा, थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर खांच होती है, खांच होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर थैलस के प्रत्येक शाखा के ऊपर शीर्ष में खांच होती है, जो कि डायग्राम में देख लेंगे। दूसरी चीज इसमें बात करें हम, इस खांच में ग्रोथ पॉइंट होता है, इस खांच में वृद्धि बिंदु होता है, वृद्धि बिंदु होता है, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, शाखा के मध्य में, शाखा के मध्य में, शाखा के मिड में, मिड रिब, मध्य शिरा, ध्यान रखोगे, मध्य शिरा पाई जाती है, ध्यान देना इस चीज को। ये पॉइंट्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद में अगर बात की जाए, मध्य शिरा है संपूर्ण अपाक सतह, संपूर्ण अपाक सतह, अपाक्ष सतह यानी कि डोर्सल सरफेस, ध्यान रखोगे आप, अपाक्ष सतह, डोर्सल, संपूर्ण सतह, अपाक्ष सतह, सुस्पष्ट बहुकोणीय क्षेत्र दिखाई देती है, सुस्पष्ट दिखाई देती है, सुस्पष्ट दिखाई देती है। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दो होती है, तो अपाक्ष सतह वो आपको सुस्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। आंतरिक सतह पर, सतह में फोटो सिंथेटिक, ध्यान रखोगे, फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स पाए जाते हैं, चैम्बर्स पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए पृष्ठीय सतह यानी कि डोर्सल सरफेस, पृष्ठीय डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस यानी कि पृष्ठीय सतह के मध्य क्षेत्र में, के मध्य क्षेत्र में क्या होती है, कप नुमा संरचना है, कप नुमा, कप सेट, कप नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जेमा कहते हैं, जिसे जेमा कहते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है जेमा। जेमा आपको ध्यान रखना है, जेमा काइट जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अंग है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डोर्सल सरफेस जो होती है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, कपनुमा संरचना जो होती है वो वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन के लिए मेन भूमिका निभाती है, जिसे हम जेमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर ये आप पॉइंट क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं। मार्केंशियल डायग्राम है, इसमें हम ध्यान देते हैं ये यहाँ पर मिड रिब में जेमा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है जेमा स्ट्रक्चर है। और एपिकल नोटेक्स खांच यानी कि शीर्ष खांच के नाम से बोलोगे आप, क्या बोलेंगे? शीर्ष खांच, एपिकल नोटेक्स। दूसरा जेमा कप, यह आपको ध्यान रखना है। जेमा कप यहाँ पर ये है। इसी प्रकार यहाँ बात करें हम राइजोट्स की, राइजोट्स जो होते हैं, मूलाभास आप बोलते हो इसको, मूलाभास जो सरफेस होती है उस सरफेस से जो है मूलाभास या राइजोट्स क्या करते हैं, इसको, इस थैलस को अटैच रखते हैं। ध्यान रखोगे आप। मिड रिब या आपको मैंने बताई थी कि मिड रिब यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है मध्यशिरा। और ये आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसे क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान रखना है डोर्सल सरफेस जो होती है इसकी, वो आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल युक्त होती है, तो आपको ग्रीन कलर का मार्जिन से यहाँ आपको दिखाई देगा।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केंसिया का थैलस जो होता है, थैलस ऑफ मार्केंसिया श्याम प्रोस्टेट उदर एंड द चपटा प्लेटेड द्विभाजी साकित ब्रांचेज होता है, डोर्सलेट होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है पृष्ठाधारी, डोर्सलेट से मतलब पृष्ठाधारी से है, ठीक है। थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक खांच यानी कि नोटस पाई जाती है, ये यहाँ पर एक खांच होती है, ये प्रत्येक ब्रांचेज होती है, 1 2 3 4 ब्रांचेज यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ ध्यान रखना, तो एपिकल नोटस जो होती है वो शीर्ष खांच को बोलते हैं, तो शीर्ष खांच यहाँ प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट, थैलस की प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर खांच पाई जाती है, बिल्कुल हो गया। शाखा के मध्य में मध्य शिरा पाई जाती है, या आपकी मिडरिप होती है, प्रत्येक ब्रांच जो होती है उसके मिड में मिडरिप प्रेजेंट होती है, ठीक है। या आपको ध्यान रखना है मिडरिप वाला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार संपूर्ण सतह एपॉक्सियल की डोर्सल सुस्पष्ट दिखाई देती है, आपको ये जो डोर्सल सरफेस जो होती है वो बिल्कुल सुस्पष्ट दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पर जो भी जेमा का ये माइक्रोस्कोपिक पार्ट है तो आप इसको माइक्रोस्कोप से भी स्टडी कर सकते हैं, और वैसे अगर देखना चाहे तो आप इसको जेमा को वैसे भी आप नॉर्मल आइस के द्वारा भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आंतरिक सतह पर फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स पाए जाते हैं। चैम्बर्स का मतलब होता है प्रकोष्ठ, यानी कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं। एज वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो एज ए फोटोसिंथेटिक जो है चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण, सीधी सी बात है। ये आपका इंटरनल सरफेस की बात करें। इसी प्रकार यहाँ पर बात की जाए डोर्सल सरफेस की, तो डोर्सल सरफेस में आपको मैंने बता दिया था ऊपरी सतह, डोर्सल सरफेस से मतलब होता है वो अपर लेयर जो होती है ऊपरी सतह जिसे बोलते हैं, ये इसके ऊपर क्या पाया जाता है, जेमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो जेमा एज ए इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केंसिया थैलस बिकॉज आर रीजन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ये सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है जेमा। इसके बाद में हम आगे बात करें तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको बता दी है। राइजोट्स मैंने बताए हैं, मूलाधार जो होते हैं जो सरफेस के द्वारा इसको अटैच रखते हैं, यानी कि मूल का ये कार्य करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें अंतस्थ छोर पर यहाँ पर गेमेटोफोर पाए जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। गेमेटोफोर क्या होती है, आगे पॉइंट में ध्यान देते हैं, स्ट्रक्चर आप बनाए रखें। देखो लैंगिक जनन के समय यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो है टर्मिनल जो पार्ट होता है उस टर्मिनल भाग के छोर पर या टर्मिनल पार्ट बता सकते हो, टर्मिनल पार्ट पर गेमेटोफोर, ध्यान रखोगे आप, गेमेटोफोर विकसित होती है, आपको ध्यान रखना है। गेमेटोफोर विकसित कब होगी, जब लैंगिक जनन होगा, तो टर्मिनल पार्ट या अंतस्थ छोर के ऊपर गेमेटोफोर यानी कि आपको ध्यान रखना है युग्मकधर शाखाएं विकसित होती है। युग्मकधर, गेमेटोफोर से मतलब होता है युग्मकधर शाखाएं विकसित होती है। आप इस चीज को भी लिख सकते हैं, यानी कि लैंगिक जनन के समय अंतस्थ छोर पर युग्मकधर शाखाएं विकसित होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज लैंगिक जननांग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं आपको ध्यान रखना है। नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नर जननांग जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को धारण करने वाली शाखाएं,
को धारण करने वाली शाखाएं। ध्यान रखोगे आप, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब थैलेस एडल्ट हो जाता है उस टाइम टर्मिनल पार्ट के ऊपर आप ध्यान रखना है गेमेटोफोर विकसित हो जाती है और गेमेटोफोर यानी कि युग्मक धर शाखाएं विकसित हो जाती हैं। इसमें मेल युग्मक जो होते हैं वो दो होते हैं, मेल और फीमेल गेमेट दो होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स के गेमेट प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल गेमेट्स होता है, मेल गेमेट्स यानी कि युग्मक नर युग्मक जिसे आप बोलते हो, तो नर जननांग को धारण करने वाली शाखाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, एंथ्रोडियोपोर। उसे पूधानी धर यानी कि एंथ्रोडियोपोर कहते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, एंथ्रोडियोपोर का मतलब हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंटेटिव करता है। दूसरा इसमें बात करें हम, और स्त्री जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं को धारण करने वाली शाखाएं, ब्रांचेज जो की धारण करने वाली ब्रांचेज या शाखाएं, या आपको ध्यान रखना है उसे क्या बोलेंगे हम, आर्चिगोनियोपोर। आर्चिगोनियोपोर या आपको ध्यान रखना, जिसे क्या बोलेंगे हम, स्त्री धानी धर। या आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको यहाँ विकसित हो गई। इसके बाद में बात करें, ये तो आपकी डोर्सल सरफेस की बात हो गई है, ऊपरी सतह डोर्सल। ध्यान रखना, डोर्सल सरफेस से मतलब हो गया अपाक्ष सतह। आप इसको अपाक्ष भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी ऊपरी सतह भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर डोर्सल सरफेस ये होगी, ठीक है ना। तो डोर्सल सरफेस पर लैंगिक जनन के समय ये पोजीशन आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। ये क्या क्या है वो देखिए, एंथ्रोडियोपोर और आर्चिगोनियोपोर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे वेंट्रियल सरफेस की, यानी कि नीचे वाली सतह। आपको ध्यान रखना है, वेंट्रियल सरफेस जो होती है, वेंट्रियल सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, अभ्यस्त या निचली सतह। या आपको ध्यान रखना है, अभ्यस्त या निचली सतह, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो इसमें हम बात करें, वेंट्रल सरफेस जो होती है इस पर आपको ध्यान रखना है, एक तो मूलाभास, क्या क्या है, मूलाभास, राइजोट्स बोलते हैं इसको। एक तो मूलाभास, राइजोट्स और सेल्फ जो होते हैं वो पाए जाते हैं। या आपको ध्यान रखना है, तो सेल्फ वगैरह जो पाए जाते हैं, राइजोट्स वगैरह और सेल्फ जो पाए जाते हैं वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर होते हैं। ध्यान रखोगे आप। तीसरी चीज यहाँ हम बात करें, जो राइजोट्स होते हैं वो अब्सॉर्बिशन ऑफ मूलाभास, राइजोट्स जो होते हैं मूलाभास, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अंडर मिनरल साल्ट्स अवशोषण करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको वेंट्रल सरफेस के ऊपर ध्यान रखना है। आपको पूछ सकते हैं कि वेंट्रल सरफेस पे क्या क्या होता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ये आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगी। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें आपको बता देनी है, ऊपरी और निचली सतह। तो ऊपरी सतह डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस के बारे में आपने पढ़ लिया। ऊपरी सतह तो ये अपर साइड्स में है, ठीक है। इसकी जस्ट पीछे की तरफ बैक साइड्स में नीचे की तरफ कौन सी है, वेंट्रल सरफेस है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करें हम इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। पॉइंट हमारा आपको पता है गेमेटोफोर है, गेमेटोफोर फेज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट चलता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेंस। देखो यहां पर अगर आप मार्टेंसियन थैलस, थैलस की उदर वर्टिकल सेक्शन कटिंग, उदर काटोगे तो आपको कुछ संरचनाएं आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखो भाई इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, दो चीजें यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन आपको यहाँ दिखाई देगी। दो पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है इसको। मार्टेंसियन थैलस की उधर वर्टिकल सेक्शन कटिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें हमारे को दिखाई देगी, एक तो फोटो सिंथेटिक रीजन, ठीक है। दूसरा स्टोरेज यानी कि संचयी स्टोरेज रीजन, यानी कि यहाँ पर हमारे को फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज जो है रीजन आपको दिखाई देंगे। तो एक तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जो है वो रीजन की बात करें, प्रकाश संश्लेषी रीजन क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेटिक रीजन की बात कर ले हम। फोटोसिंथेटिक रीजन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। उधर भी काटना मतलब होता है जिसमें मार्टेंसिया की ब्रांच है, जैसे मान लो मार्टेंसिया की ये ब्रांचेज है ऐसे, तो आप इसकी यूं खड़ी कटिंग आप उधर भी काटोगे तो आपको ये संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। देखो इसमें आगे बात करें हम तो थैलस की डोर्सल सरफेस की ओर प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, डोर्सल सरफेस की तरफ होता है क्या, फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस से मतलब है अधिचरण, यहाँ पर एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, आपकी अधिचरण पाई जाती है। दूसरी बात करें यहाँ पर अधिचरण की कोशिकाएं पतली, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है
एपिडर्मिस सेल्स जो होती है वो पतली होती है, चपटी होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल युक्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ऊपरी लेयर की बात कर रहे हैं हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तभी कोई ग्रीन कलर की क्लोरोफिल हर लोग में पाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे ढोलक, बर्ड सेल्स ढोलक की आकार के छिद्र पाए जाते हैं। यह आपको जानना है, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं जो ढोलक के आकार के होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। जो एयर चेम्बर्स में खुलते हैं ये छिद्र वायु प्रकोष्ठ, यह आपको ध्यान रखना है, एयर चेम्बर्स में खुलते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, एयर चेम्बर्स में खुलते हैं ये छिद्र। ठीक है, यह आपको जानना है। ये पर्टिकुलर कुछ सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक रीजन्स में आते हैं। उसके बाद में हम बात करें ये जो वायु प्रकोष्ठ होते हैं ये अधिचरम में वायु प्रकोष्ठ, या हम कह सकते हैं अधिचरम में वायु प्रकोष्ठ पंक्तिबद्ध होते हैं, पंक्तिक बद्ध होते हैं, मतलब पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं। ये आप बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनमें ये वायु प्रकोष्ठ पटों के द्वारा अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। जैसे अभी डायग्राम में हम देख लेंगे पटों के द्वारा कैसे अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप बात करें पटों में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट में आप प्रेजेंट होता है, पटों में होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें हम लोग यहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषी तंतु पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषी तंतु। अब हम डायग्राम की तरफ ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा और फिर आगे देख लेते हैं। एक इसमें संचयी क्षेत्र वो है, यानी कि स्टोरेजिनियस जो रीजन्स है वो भी एक प्रेजेंट होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक रीजन में तो आपने ये देखी। तो क्या क्या लिखना, देखो सबसे पहले, बाकी आप डायग्राम से समझ लेंगे ये सब चीज़ों को। देखो थैलस की डोर्सल सरफेस की ओर प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ये इसकी डोर्सल सरफेस जो होती है ना, ये वाली ऊपरी सतह, ये डोर्सल सरफेस है, तो इसकी तरफ ही फोटोसिंथेटिक रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी ऊपरी सतह में एपिडर्मिस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो अपर ड्रम जो होती है एपिडर्मिस कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम बात करें एपिडर्मिस सेल्स पतली, लचीली, चपटी और क्लोरोफिल युक्त होती है, फ्लैटेड होती है, और इसमें यहाँ पर प्रेजेंसी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे ढोलक के आकार के क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, पोर होते हैं। ये छिद्र किसमें खुलते हैं, वायु प्रकोष्ठ में या एयर चैम्बर में खुलते हैं। या आपको ध्यान रखना है, एयर चैम्बर में खुलते हैं।
एक अधिचरम में जो वायु प्रकोष्ठ या एयर चैम्बर होते हैं वो क्षैतिज पंक्ति के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि एक लाइन से पाए जाते हैं। एयर चैम्बर जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि एयर चैम्बर जो है पटों के द्वारा एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और पटों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषी फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी तंतु भी पाए जाते हैं। ये तो आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक रीजन से। अब दूसरी बात करें हम लोग स्टोरेज जो है, संचयी उत्तक या संचयी क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं इसको। इसमें आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे होता है सबसे पहले, तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं संचयी उत्तक या संचयी क्षेत्र। पहली चीज तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे होता है, क्लियर। ये सबसे पहले पॉइंट आया है आपका कि प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे ये पाया जाता है। दूसरी चीज हम बात करें यहाँ पर, इसमें तो क्लोरोप्लास्ट एक तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज यहाँ पर मजदूर की कोशिकाओं का बना होता है, पैरेन्काइनेटिक जो सेल्स होते हैं मजदूर की कोशिकाओं का बना होता है। मजदूर की कोशिकाओं से मतलब है यहाँ पर 80% होते हैं, वायुतक पाए जाते हैं, ठीक है। और इंट्रासेलुलर स्पेस का अभाव होता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है इंट्रा सेलुलर स्पेस अनुपस्थित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है वो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, अंतरकोशिकीय स्थान। तो यहाँ अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, यानी कि बिल्कुल पास पास में सेल्स होती है यहाँ पर, तो इंट्रासेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। स्टार्च ग्रेन्स यानी कि खाद्य कण, यानी कि खाद्य पदार्थ होता है मंड कणों के रूप में पाया जाता है, मंड कणों के रूप में, यानी कि स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स के रूप में यहाँ पर भोजन संचित होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार कुछ सेल्स होती है, कुछ कोशिकाओं में या कुछ सेल्स जो होती है, कुछ कोशिकाओं में तेल ऑयल ड्रॉप्स के रूप में भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है भोजन, ये भी ध्यान रखोगे, भोजन संचित होता है ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, तेल बूंदों के रूप में भी यहाँ पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी कोशिकाएं लोअर एपिडर्मिस, इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस जो होती है, निचली अधिचरण जिसे बोलते हो, होती है इसके नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस होती है, निचली अधिचरण होती है, और निचली अधिचरण जो होती है लोअर एपिडर्मिस जो होती है, या आपको ध्यान रखना है विभिन्न होकर राइजोम्स वगैरह का निर्माण करती है, मूलाभास का निर्माण करती है, या आपको ध्यान रखना है ये लोअर एपिडर्मिस से ही राइजोम्स वगैरह ये बनते हैं। तो ये आप क्लियर करना है, इसलिए दो चीजें हमारी यहाँ क्लियर हो गई है, फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन्स वगैरह जो होते हैं ना वो। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, किसका, थैलस स्ट्रक्चर का, या थैलस की उदग्र काट का या अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र हम देख लेते हैं, तो वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। देखो थैलस स्ट्रक्चर में उदग्र काट में आपको क्या डायग्राम बनाना है, क्या क्या है वो चीज क्लियर करनी है।
ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रहना, पॉइंट्स वगैरह सारी क्लियर हो गए हैं। डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। बैरल शेप फॉर, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, कंप्लीट डायग्राम।
आपके सामने वर्टिकल सेक्शन कटिंग ऑफ मार्केशिया थैलस, मार्केशिया थैलस के उदग्र काट का नामांकित चित्र है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो बर्ड्स है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ढोलक के आकार का या ढोलक शेप के जो होते हैं छिद्र पाए जाते हैं। दूसरी बात करें यहाँ सेप्टा, या आपको ध्यान रखना है सेप्टा, सेप्टा यानी पट पाए जाते हैं, यहाँ सेप्टेड होते हैं, पट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ध्यान रखोगे आप, ये जो है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिसे आप बोलते हो, प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। या पिगमेंट्स का फिलामेंट, फिलामेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ बात करें हम स्टोरेज रीजन, या आपको ध्यान रखना है स्टोरेज रीजन, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है ये संश्लेषी स्टार्च, मंडो ऑयल, ड्रग्स वगैरह का जो है संचय करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये आपकी अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो उदग्र मार्केशिया के थैलस, ये आपको यहाँ लिख देना है, मार्केशिया के थैलस की काट का नामांकित चित्र, लेबल डायग्राम ऑफ मार्केशिया थैलस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में फोटोसिंथेटिक रीजन्स कौन से हैं, ये वाले, ये फिलामेंट है, तो यहाँ जाएगा फोटोसिंथेटिक रीजन, यानी कि प्रकाश संश्लेषी स्थल है, ये प्रकाश संश्लेषी स्थल बोलते हैं उसको। ठीक है, स्केल्स, सल्क जिसे आप बोलते हो, सल्क, ये सल्क यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, राइजोट्स ये है, ये राइजोट्स हैं, मूलाधार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एयर चैम्बर, एयर चैम्बर से यहाँ पर जल होते हैं, वायु प्रकोष्ठ आप जिसे बोलते हो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर ध्यान रखो आप कि स्टार्टिंग में आप क्या ध्यान रखना है कि जैसे मान लो ये मार्केशिया थैलस है, समझना इस चीज को, ये मार्केशिया थैलस है, फ्लेटेड होता है, चपटा होता है, श्यान, उदर, एल्किड्स टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर एपिडर्मिस, ऊपरी अधिचर्म, और नीचे वाली होती है लोअर एपिडर्मिस, दो हो गई ना, यानी कि ऊपरी अधिचर्म, निचली अधिचर्म। अब हम बात करें इसके अंदर की, इसके और इसके मिड की बात करें, तो इसके मिड में ये संरचनाएं होती है सारी, जितने भी स्ट्रक्चर होती है ये सारी, भाई यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसमें आ जाता है ये मिड पार्ट, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इसमें बात करें, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना इस थैलस में इसकी बात करते हैं। तो ये तो अपर एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे की तरफ बिल्कुल लेयर के रूप में, जैसे मान लो ये आपके एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस हो गई, इसके नीचे जस्ट नीचे की तरफ बात करेंगे, और ये आपकी लोअर एपिडर्मिस हो गई, ऐसे मान लो लोअर एपिडर्मिस है ये मान लो, और ये अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाए जाते हैं पहली चीज तो एयर चैम्बर्स और फोटोसिंथेटिक रीजन जो होते हैं वो एयर चैम्बर में ही होते हैं, मतलब एयर चैम्बर और फोटोसिंथेटिक रीजन जो होते हैं वो, और फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, ये तीनों चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, तीनों चीजें
इसी प्रकार यहाँ पर बैरल सेल्स जो होते हैं और छिद्र पाए जाते हैं, ढोलक के आकार के छिद्र पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एपिडर्मिस यानी अपर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, ये आपका जो आ गया स्टोरेज जो है वो आ गया, स्टोरेज जो रीजन्स आ गए, यह आपको ध्यान रखना है, स्टोरेज रीजन्स में आ गए ये सारे। तो यहाँ पर स्टोरेज ऑयल्स के रूप में, स्टार्च ग्रेन्स के रूप में यहाँ पर फूड स्टोरेज रहता है, भोजन का संचय यहाँ होता है। लोअर एपिडर्मिस में आते हैं, लोअर एपिडर्मिस निचली अधिचरण यानी कि यहाँ वाला जो पार्ट है वो है। तो यहाँ लोअर एपिडर्मिस में आपने ध्यान रखना, सल्फ वगैरह पाए जाते हैं, इसी प्रकार राइजोट्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइजोट्स और सल्फ इनका यानी फॉर्मेशन ऑफ द राइजोट्स एंड द सल्फ इन फ्रॉम या बाई लोअर एपिडर्मिस, ये आप पूछ लेते हैं कि भाई जो सल्फ वगैरह जो होती है, जो तो सल्फ वगैरह है, राइजोट्स वगैरह है, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप बताओ, निचली अधिचरण के द्वारा इनका निर्माण होता है। ये आपको क्लियर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ट्रैक वेल्ड सेल्स, यहाँ पर जो है कोशिकाओं का स्थूलन है। या स्थूलित वित्तीय कोशिका हो सकता है, स्थूलित वित्तीय कोशिकाएं, यह आपको ध्यान रखना है। स्थूलित वित्तीय कोशिकाएं आप बोल सकते हो, ट्रैक वेल्ड ऑफ सेल, यह आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के यहाँ क्या है कि यहाँ थैलस में इंपॉर्टेंट चीज है। ये थैलस अगर आपके समझ में आ गया तो ये सारी चीज आपके क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी दो रीजन आ गए, दो क्षेत्र आ गए, एक तो आपका आ गया ये फोटोसिंथेटिक रीजन और एक आ गया स्टोरेज वाला, स्टोरेजिनियस जो है या संचयी क्षेत्र, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, थैलस की जो वृद्धि होती है, आपको ध्यान रखना है थैलस की वृद्धि किसके द्वारा, क्योंकि एपिकल ट्रैक टच जो होते हैं, यानी कि एपिकल खांच, जैसे आपने उसमें पढ़ा था, जैसे आपने ब्रांचेस, ये शाखा ली थी, शाखा में यहाँ पर बीच में आपने ये एपिकल जो बनाया था, एपिकल खांच जिसे आप एपिकल टच बोलते हैं। इस एपिकल टच में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है, वृद्धि बिंदु। ग्रोथ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ग्रोथ पॉइंट इस जो ब्रांचेज है या थैलस जो होता है, इस थैलस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसी की ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ पॉइंट वो उसी में आता है, ये आपको क्लियर ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केंसिया की जो ब्रांचेज होगी उसके एपिकल टच पर जो पॉइंट होता है, एपिकल टच पर क्या होता है, ग्रोथ पॉइंट प्रेजेंट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ग्रोथ पॉइंट क्या करता है, आगे ग्रोथ करवाता है। तो ये आपको दो तीन चीजें आपकी है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये आपका जो मार्केंसिया थैलस है, उस मार्केंसिया की थैलस की वर्टिकल सेशन कटिंग में हमने सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इस प्रकार आपका ये जो टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो वो आएगा आपका मार्केंसिया रिप्रोडक्शन, या मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, वो गेमेटोफाइटिक फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि मौजूद अवस्था, क्योंकि इसमें अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में तो अब स्टडी होगी, समझ रहे मेरी बात को। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनके बारे में तो अब हमारी स्टडी होगी, क्योंकि सबसे पहले इसका थैलस, इसकी वेंट्रल, डोर्सल सरफेस वगैरह क्या होती है, ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। इसी प्रकार यहाँ पर जो थैलस है, इसमें फोटोसिंथेटिक जो रीजन्स हैं, प्रकाश संश्लेषी जो स्थान है वो कौन सा है, एयर चेम्बर क्या करती है, एयर चेम्बर किस काम में आती है, वो सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार मैंने बताया था पैंक्रियाटिक सेल्स होती है यहाँ पर, यानी कि मर्दूल की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो मर्दूल की कोशिकाएं आपको ध्यान रखना है, वहाँ एयर चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंसिया। जय श्री कृष्णा।